फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्केसेस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। प्रेजेंट रजीम है जो वन नेशन वन इलेक्शन का रूल इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, और जो अपोजिशन है इसको क्रिटिसाइज कर रही है और इसका विरोध कर रहे हैं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट ना करो। वो अपोजिशन पार्टी के लिए एक रॉन्ग पॉलिसी होगी और इट विल फेवर प्रेजेंट रजीम इन विनिंग इलेक्शंस। ओके, तो हम इस पे बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या पॉलिसी है, प्रेजेंट रजीम इसको क्यों लेके आना चाहता है, और इसके रेमिफिकेशंस होंगे और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम इसमें इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लॉ कमीशन के क्या कंसर्न्स हैं और अदर जनरल पब्लिक और अदर पॉलिटिकल पार्टीज के क्या कंसर्न्स हैं। फिर इसके बारे में देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि 1 सितंबर 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप किया है जो हेड किया जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा। वो एक्सप्लोर करेंगे कि जो वन नेशन वन इलेक्शन प्लान है उसकी क्या फिजिबिलिटी है, उसकी क्या संभावना है, क्या आने वाले टाइम में क्या वो फिजिबल हो सकता है, क्या आने वाले टाइम में उसका वो ठीक रहेगा या रॉन्ग रहेगा। ये सब स्टडी करने के लिए एक पैनल बनाया गया है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की हेडशिप में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट है कि जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं और जो जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उनको एक टाइम पे ही किया जाए। एक टाइम फ्रेम हो सकता है 1 महीने का, 2 महीने का लगभग टाइम फ्रेम हो सकता है, या एक दिन में भी करवाए जा सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि एक वन नेशन होना चाहिए और उसमें एक ही टाइम इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि जो बार बार हमें इलेक्शन पे खर्चा करना चाहता है। सपोज करो अब 2024 में जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा का, और उसके साथ अक्टूबर में भी फिर हरियाणा का होगा, 2027 में फिर पंजाब के असेंबली इलेक्शंस होंगे, फिर उसके बाद किसी और स्टेट के इलेक्शंस होंगे, तो उन पर खर्चा ज़्यादा आ सकता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनी रहती है, खर्चा ज़्यादा आ जाता है, और भी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो टाइम बार बार उनको लगना पड़ता है इस इलेक्शन प्रोसेस को पूरा करने में। तो सरकार क्या सोचती है कि हम लोकसभा के और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को एक टाइम पे ही करते हैं, उनको सिंक्रोनाइज कर देते हैं। वी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हम कंडक्ट करेंगे ताकि ये फ्रीक्वेंसी को रोका जा सके, बार बार जो हम इसकी इलेक्शन की करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था, तब जो हमारे जनरल इलेक्शंस थे लोकसभा के और जो सभी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस थे वो साइमल्टेनियस टाइम पे होते थे, वो एक ही टाइम पे होते थे। वो टाइम अलग अलग हो जाता, 2, 4, 5, 7, 10 दिन में ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो उनका जो टाइम होता था वो साइमल्टेनियस टाइमिंग में कंडक्ट किए जाते हैं 1951-52 के टाइम पे। फिर ये जो प्रैक्टिस थी वो 1967 तक चली थी, और उसके बाद ये प्रैक्टिस डिसरप्ट हो गई था। हम आपको बताएंगे कि ये प्रैक्टिस क्यों रोक दी गई, क्या हो गया, क्या कारण हुआ कि उस टाइम की गवर्नमेंट को ये अलग अलग इलेक्शंस करने पड़े। देखिए, सबसे पहले ये जो साइकिल टूटा था ये 1959 में टूटा था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नेहरू की गवर्नमेंट ने 1959 में आर्टिकल 56 के तहत जब जो केरला की गवर्नमेंट थी उस टाइम 1959 में उसको डिसॉल्व कर दिया था। आर्टिकल 56 के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देती है, और फिर जो गवर्नर होता है वो प्रेजेंट रजीम को, जो किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो उसकी लेजिस्लेटिव बिल्स वगैरह होते हैं या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो गवर्नर देखता होता है सब। तो ऐसा करने से 1959 में ये सर्कल टूट गया, और केरला के जो इलेक्शन करवाए गए वो 1960 में फर्दर करवाए गए इलेक्शंस। तो एक स्टेट तो उसी टाइम 1959-1960 में ही अलग हो गई थी इस सर्कल से, बाकी स्टेटें भी धीरे धीरे टूटती गई, वो हम आगे देखेंगे। जैसे उसके बाद कई डिफेक्शन होता है, एक एमएलए का जहाँ एक पार्टी मेंबर का किसी दूसरी पार्टी में जाके मिल जाना, कई डिफेक्शन हुई, कई काउंटर डिफेक्शन हुई, और कई पार्टियों के ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे ड्यू टू डिफेक्शंस कई पार्टियों की गवर्नमेंट टूट गई। और इससे क्या हुआ, जो लोकसभा के इलेक्शंस थे और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस थे वो सेपरेट हो गए। ठीक है, अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो
उड़ीसा के जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा इलेक्शन के साथ करवाए जाते हैं। इट मीन्स बाकी जो जब 5-7 स्टेट इनको छोड़ के बाकी जो स्टेट है उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो जनरल इलेक्शन से अलग होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे लॉ कमीशन के क्या कंसर्न्स हैं। लॉ कमीशन 2018 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था जिसकी हेडशिप जिसको चेयर कर रहे थे BS चौहान जस्टिस। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें उनको क्या करना था कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे इश्यूज को स्टडी किया था उस रिपोर्ट में जो इस इशू से रिलेटेड थे, जो वन नेशन वन इलेक्शंस के रिलेटेड थे। फिर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि जो साइमल्टन इलेक्शंस हैं ये अभी के टाइम में एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के टाइम इसी में जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये फिजिबल नहीं है, इनकी संभावना नहीं है। हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को अमेंड करना पड़ेगा, फिर हमें लोकसभा तथा स्टेट असेंबली से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी हम ये जो वन नेशन वन इलेक्शन प्लान है इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो कमीशन ने रेकमेंड किया था कि इसके बिना ये तो हमें सब जो अमेंडमेंट्स हमने ऊपर पड़े हैं ये तो हमें करने ही पड़ेंगे, इसके साथ साथ हमें लगभग 50% स्टेट का रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। देखो इस जो वन नेशन वन इलेक्शन प्लान में सारा जो प्रभाव पड़ेगा, जो रेमिफिकेशंस पड़ेंगी सारी वो पड़ेंगी अपनी स्टेट्स पर। तो इसलिए स्टेट्स का 50% कंसेंट लेना, स्टेट का 50% रेटिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है इतना बड़ा अमेंडमेंट लेके आने के लिए। तो लॉ कमीशन ने अब लॉ कमीशन ने इसके कुछ एडवांटेजेस वगैरह भी बताए थे कि अगर हम साइमल्टेनियस एक साथ अगर हम इलेक्शंस करवाते हैं, जनरल इलेक्शंस और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस करवाते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, तो हमें पब्लिक की मनी बचेगी, जो हमें सेविंग होगी पब्लिक की मनी की। देखो जब हम इलेक्शन से इकट्ठे कराएंगे तो थोड़ा कम खर्चा आएगा, ठीक है। अलग अलग इलेक्शन कराने से उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, अलग अलग टाइम पे जाते हैं, तो उस पर थोड़ा पब्लिक मनी को भी सेव किया जा सकता है। और वोटर टर्नआउट भी इंक्रीज होगी। वोटर टर्नआउट इंक्रीज होने का कारण लोग ज़्यादा वोट डालेंगे, क्योंकि वोट 5 साल में एक बार ही होगी। अब हम देखते हैं कई बार तो हमारे यहाँ पे कोई वोट हो रही होती है, कई बार स्टेट की हो रही होती है, कई बार पंचायत की हो रही होती है, कई बार म्यूनिसिपैलिटी के कोई हो रहे होते हैं। तो इन दैट केस वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 5 साल में आप वोटर को एक बार ही वोट करना है। फिर अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर जो दबाव पड़ता है इलेक्शंस के टाइम में वो भी थोड़ा कम हो जाएगा अगर 5 साल में एक बार इलेक्शंस हो गए। और गवर्नमेंट पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो टाइमली होगा। देखो अब गवर्नमेंट क्या होती है, जो गवर्नमेंट ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं, कई बार तो ऐसे हो जाता है कि जैसे पंजाब में इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, पंजाब के इलेक्शंस में लगी हुई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो यहाँ की प्रेजेंट रजीम की गवर्नमेंट है, वो तो इलेक्शंस कंडक्ट करने में लगे होते हैं, अपने रैलीज वगैरह में लगे होते हैं। तो इन दैट केस वो अपनी पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, पूरी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जब 5 साल में एक बार इलेक्शंस होगा तो उनको ये आसानी होगी कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव का फोकस होगा, जो ब्यूरोक्रेट्स का फोकस होगा, जो सरकारों का फोकस होगा, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा होगा। हमेशा अब क्या होता है कि हमेशा गवर्नमेंट को चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो वैसा इलेक्शन मोड में रहती हैं। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कर्नाटका में इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं, तो जो हमारी अपोजिशन की सरकारें होती हैं, अपोजिशन की पार्टीज होती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करती हैं। तो देखिए वो उसको प्राइम मिनिस्टर होने के नाते देश को चलाना चाहिए, वो इलेक्शन कैंपेन में बिजी है। तो इन दैट केस जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस होगा वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे होगा, वो हमेशा इलेक्शन मोड में नहीं बने रहेंगे, ठीक है। और अदर कंसर्न्स क्या है, अब जनरल पब्लिक के भी कंसर्न्स हैं, ठीक है। तो फॉरमोस्ट जो इसका कंसर्न है वो तो फिजिबिलिटी का है, इसकी संभावना का ही कंसर्न है कि क्या ये सेट बैठेगा हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में, जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, क्या उसमें ये सेट बैठेगा। सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है। जैसे हम देखें आर्टिकल 83 का क्लास जो 2 है और आर्टिकल 172 कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये कहते हैं कि लोकसभा तथा स्टेट असेंबली 5 साल तक चलेंगी। 5 साल तक लोकसभा क्या, चाहे वो होगा MP का वो टेन्योर होगा, चाहे स्टेट असेंबली का हो गया, तो वो 5 साल तक चलेगी।
अनलेस वो डिसॉल्व ना कर दी जाए, अनलेस उनका उसको डिसॉल्व ना कर दी जाए, वो तब तक चलेगी। इट मीन्स इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमने आर्टिकल 356 में देखा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है आर्टिकल 56 के तहत, और वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल से पहले भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग किया जा सकता है। तो ये पहले तो इसका फिजिबिलिटी का ही कंसर्न है कि अगर आप तो 5 साल में इलेक्शंस करवाने की सोच रहे हो हर स्टेट असेंबली का और लोकसभा का, बट यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी प्रोविजंस दे रखे हैं कि इसकी जो स्टेट असेंबलीज होती हैं इनको पहले बंद किया जा सकता है 5 साल से ज़्यादा। तो फिर आप 5 साल से पहले 5 साल में इलेक्शंस कैसे करवाया करोगे? तो सबसे बड़ा सवाल जो उस पर उठता है इसकी फिजिबिलिटी पे उठता है। अब हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन प्लान कौन कौन से सीरियस क्वेश्चंस रेज करता है। जैसे व्हाट वुड हैपन इफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्सेस मिड टर्म। सबसे पहला कंसर्न तो यही है कि क्या होगा अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिड टर्म में, अगर किसी सरकार ने 2.5 साल राज किया, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, जहाँ वहाँ पे वो पहले भंग हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत पहले भंग हो जाती है, तो इन दैट केस वन नेशन वन एक्शन प्लान कैसे काम करेगा? ठीक है। दूसरा जो कंसर्न है कि वुड द इलेक्शंस बी हेल्ड इन एवरी स्टेट और विल द प्रेजेंट रूल बी इम्पोज्ड। क्या सभी स्टेट में इलेक्शंस हेल्ड किए जाएंगे या वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज किया जाएगा? तो ये कंसर्न्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वन नेशन वन इलेक्शन प्लान में रेज होते हैं। अब हम इसके अदर कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे। वैसे पहले भी हम यही कर रहे थे। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, इतना बड़ा चेंज लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस को, कई स्थितिज को स्टडी करना पड़ेगा, उनको कंसीडर करना पड़ेगा। और ये अगर हम इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आते हैं तो ये एक तरह का प्रेसिडेंट सेट कर देगा फर्दर आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए। अब एक इसकी और एक चैलेंज है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इट डज नॉट स्क्वायर विद द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। हम कहते हैं कि चाहे एक सेमी फेडरलिज्म है हमारे देश में, हम कहते हैं कि हम एक एंटायर नेशन है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 1 के तहत हमने कहा है कि हमारा जो इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जब बात करते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शंस की, तो वो ज़्यादातर हमारे देश को एक नेशन मान के चलता है, और आर्टिकल 1 के तहत जो कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि इंडिया है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के अगेंस्ट भी जाता है। फेडरलिज्म कहता है कि स्टेट्स के पास अपनी पावर है और सेंटर के पास अपनी पावर है, और वो अपने पावर को यूज़ करके अपनी पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्लान है ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाता है। फिर और क्या कहें, प्रेजेंट जो हमारे रिकरेंट इलेक्शंस होते हैं, टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं, जैसे पंजाब में इलेक्शन हुए, ठीक है, और 2022 में पंजाब में इलेक्शंस हुए, और 2024 में अपने जनरल इलेक्शन लोकसभा के होने। तो देखो, जो पंजाब के मुद्दे हैं या कोई हरियाणा के मुद्दे हैं वो अलग हो सकते हैं सेंट्रल मुद्दों से। तो यहाँ पे ये भी जो ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि नेशनल इश्यूज अलग हैं और स्टेट इश्यूज अलग हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे एक ही इलेक्शंस कंडक्ट करोगे, 2024 में जैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, तो इसमें पंजाब या हरियाणा या किसी और केरला स्टेट के कंसर्न्स रूल जाएंगे, तो लोगों का ध्यान नेशनल मुद्दों पे ज़्यादा जाएगा, जो उनके रीजनल मुद्दे होंगे उन पे कम जाएगा। फिर एक बात और है, कई पार्टीज के पास बहुत बढ़िया लीडर्स हैं, जैसे मे बी कांग्रेस के पास हो सकते, बीजेपी के पास एक नेशनल लीडर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ही हैं। तो वो कहते हैं कि पीपल विल वोट फॉर दैट लीडर हु इज़ मोर मच फेमस। ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा कि नेशनल इश्यूज पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जो रीजनल इश्यूज होंगे उन पे कम जोर दिया जाएगा। तो उस पार्टी के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे जिनके पास नेशनल लीडर्स अच्छे हैं, जिनके पास फेमस नेशनल लीडर हैं। और रीजनल पार्टियां, जैसे छोटी छोटी कोई पार्टी हैं कोई किसी भी स्टेट में, उनको ओवरशैडो करेंगे जो नेशनल लीडर्स होंगे। ठीक है। तो इन दैट केस जो हमारा प्रेजेंट जो हमारा इलेक्शन प्लान चल रहे हैं, जो प्रेजेंट रिकरेंट इलेक्शन चलते हैं, उनमें क्या होता है कि ऐसे जो रीजनल इश्यूज हैं वो भी कंसर्न होते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, जो रीजनल कंसर्न है, एज वेल एज नेशनल इशू का भी ध्यान रखा जाता है।
तो इसमें ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, जो हमारे रिकरेंट जो अलग अलग हमारे जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बात कही है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कराने से, अलग अलग इलेक्शंस कराने से कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये जो नोशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग इन द केस वो कैसे मिसलीडिंग है कि अगर आप लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हो तो आपको जो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको थोड़ा भूलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रन कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ईवीएम मशीनों की बात करें, अब तो एक एक स्टेट में थोड़ी थोड़ी ईवीएम मशीनें लगाई जाती हैं। अगर आप एकदम से पूरे स्टेट्स में और पूरे देश में आप ईवीएम मशीनें लगाएंगे तो उनका खर्चा कहीं ज़्यादा आता है। इन दैट केस आपकी ये जो बात है कि इसके साथ सब्सटेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड है फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के साथ, ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। इससे पहले जो चौहान जो अपने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के 2018 में जिन्होंने ये कहा है कि हाँ साइमल्टेन इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी इनको, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सभी पार्टीज को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉस्ट की बात उन्होंने नहीं की थी वहाँ पे। ठीक है, उनने जो 1999 में भी जो हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड थे बीपी जीवन रेड्डी, उन्होंने भी साइमल्टेन इलेक्शंस को प्रमोट किया था। उन्होंने भी कहा था कि हाँ साइमल्टेन इलेक्शंस होने चाहिए। जब 1959 में केरला गवर्नमेंट को डिसोल्व किया गया था आर्टिकल 356 लगा के जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट द्वारा, तब वो वहाँ के जो सीएम थे वो EMS नंबूरी तिब्बत थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम उनके लिए। फिर 2019 में जो हमारे उस टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा, उन्होंने भी कहा था कि हम प्रेफर करेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, पर ये इतनी जल्दी नहीं हो सकेंगे, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं हो सकेंगे, इनमें थोड़ा अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस की फिजिबिलिटी को देखना पड़ेगा, सब चीज़ को देखना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को चेंज करना पड़ेगा। तो ये उस केसेस में जो हमारे सुनील अरोड़ा हमारे उस टाइम के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ये बात कही थी। अब कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए हैं यहाँ पे कि अगर मिड टर्म में व्हाट वुड हैपन इफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स मिड टर्म, अगर मिड टर्म में कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू नो कॉन्फिडेंस वोट अगर कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो तब क्या करना है। तो उसके लिए कई जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कई जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने एक पॉलिसी भी दी है जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उनका ये कहना था कि अगर नो कॉन्फिडेंस वोट से अगर कोई सरकार गिरती है तो तब वहीं पे कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा के उसी सरकार को नहीं, जो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो नई सरकार बनेगी उसको कंटिन्यू किया जा सकता है दोबारा। ठीक है ना, पहले वाली तो नॉन कॉन्फिडेंस वोट से हार गई, बट आप एक कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंडक्ट करोगे जिससे वहीं पे ही वोटिंग होके MLAs वगैरह की एक नई सरकार को बनाया जा सके, ताकि फर्दर सरकार को कंटिन्यू किया जा सके। और उनके इलेक्शंस तभी होंगे जब जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, तभी होगा। तो ये था हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया आपके साथ, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, और भी कई उसके कंसर्न्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं, जो लॉ कमीशन के कंसर्न्स हैं, और जो जनता और ओपोजिशन पार्टी के कंसर्न्स हैं, उन सबको डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।